हम भारत का भूगोल जो है शुरू कर चुके हैं और इंडियन ज्योग्राफी में अब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का उससे रिलेटेड कुछ एक चीजें करेंगे। उसके बाद फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया के भौतिक प्रदेश उनको हम डिस्कस करेंगे। अब कल जो हमने किया था पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। कल बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। होपफुली आपने पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखा होगा और बेसिक चीजें जो है इंडिया से रिलेटेड वो आपको मैप में मिली होंगी। अब देखिए इंडिया जो है, इंडिया के आसपास वाले देश कौन कौन से हैं ये हमने कल देखा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का थोड़ा सा भाग यहाँ पे इंडिया टच करता है और यहाँ पर चाइना वाला पार्ट ये है नेपाल और उसके साथ साथ यहाँ पर है भूटान, यहाँ है बांग्लादेश, ये है श्रीलंका, यहाँ नीचे एक हमारा पड़ोसी देश और है जो है मालदीव्स। सो ये सब भारत के आसपास स्थित पड़ोसी देश हैं और भारत के इस तरफ जो सागरीय क्षेत्र है उसका नाम है अरब सागर, अरेबियन सी, अरेबियन सी। और दूसरी ओर यहाँ जो है ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। कल की क्लास में हमने बेसिक ये देखा था कि भारत जो है उसकी सीमा की लेंथ, लंबाई कितनी है, कितने तटीय बॉर्डर है, कोस्टल बॉर्डर इंडिया का कितना है और कौन सा जो राज्य है वो सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है और कौन से देश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा बनती है। ये सारी फैक्चुअल चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, वो भी हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। वो जो लास्ट क्लास में हमने चीजें की थी वो सब फैक्चुअल है मोस्टली और आपको लर्न करनी है, याद करनी है। आज जो स्टार्टिंग में कुछ एक चीजें करेंगे वो फैक्चुअल है, उसके बाद फिर हम डिटेल में फिजिकल जो फीचर्स हैं इंडिया के उनको डिस्कस करेंगे, भौतिक प्रदेशों को। तो सबसे पहले अब जो इंडिया है, इंडिया का सबसे उच्चतम बिंदु या हाईएस्ट पॉइंट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो लगभग यहाँ स्थित है ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र में और उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन नाम की एक चोटी है जो भारत में स्थित सर्वोच्च बिंदु कह सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं। K2 जो है फिलहाल पीओके वाले पार्ट में है, इसीलिए कई बार कई किताबों में इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी में K2 को नहीं दिखाया जाता क्योंकि K2 जो है पीओके वाले पार्ट में है। उसके अलावा अगर ऊंची चोटियों की बात करें तो आज हम हिमालय प्रदेश देखेंगे ही, उसमें कई सारी चीजें, कई सारी चोटियां आएंगी तो वो हम तब डिस्कस करेंगे। बट अभी वर्तमान में अगर हम देखें पीओके वाला पार्ट इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए K2 को ही इंडिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अब जिस तरह से सर्वोच्च बिंदु भारत का ये है, उसी तरह से भारत का एक निम्नतम बिंदु भी है और ये हाइट जो है ये कहाँ से मापी जा रही है, सी लेवल से, समुद्र तल से। अब अगर सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंडिया का देखें तो लोवेस्ट पॉइंट जो है वो लगभग यहाँ स्थित है। आप एटलस में देखिएगा, केरल के मैप में यहाँ एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है कुट्टनाड और ये कुट्टनाड जो है ये 2 जिले हैं केरल के, उनमें स्थित है, आलापुजा और कोट्टयम। इन जिलों में स्थित ये क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल एक रीजन है जहां पर जो कि है -2 मीटर सी लेवल से 2 मीटर नीचे है। तो इसकी हाइट जो इसकी जो डेप्थ है वो -2 मीटर है। डेप्थ मतलब सी लेवल से थोड़ा सा नीचे है, 2 मीटर नीचे है। और इस कुट्टनाड क्षेत्र में चावल की खेती भी की जाती है, राइस कल्टीवेशन। इसीलिए यदि अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है तो वो कुट्टनाड है। और ऐसा कौन सा क्षेत्र है भारत में जो कि काफी जहां पर समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है, तो सी लेवल से नीचे जो है राइस कल्टीवेशन भारत के इस क्षेत्र में होता है। और विश्व में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर सी लेवल से नीचे खेती की जाती है, उनमें से एक है ये कुट्टनाड वाला क्षेत्र। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये 2 फैक्चुअल चीजें हम देख चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं, हमने कल की क्लास में यहाँ पर इंडिया के आसपास वाले जो पड़ोसी देश हैं उनको तो डिस्कस किया था, पर ये श्रीलंका जो है उसके बारे में बात नहीं की थी। श्रीलंका और भारत के बीच में एक छोटा सा जलीय भाग है, जल संधि है, स्ट्रेट है, और वो स्ट्रेट जो है जल संधि उसका नाम है पाक जल संधि। इंग्लिश में ये स्पेलिंग में एल भी आता है पर ये एल साइलेंट है। तो ये पाक जल संधि जो है ये भारत को और श्रीलंका को अलग करती है। इसको अगर हम जूम करके देखें या नजदीक से देखें, जो कि आपको मैप में देखना है, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको इस तरह से ये भाग नजर आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये है तमिलनाडु का हिस्सा। तमिलनाडु के इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पॉइंट कैलेमर।
वो आप एटलस में देखिएगा। फिर ये जो श्रीलंका वाला पार्ट है, इसका ये जो हिस्सा है, यहाँ पॉइंट पेड्रो नामक स्थान है। श्रीलंका वाला पार्ट अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। इंडिया वाले सेक्शन में पॉइंट कैलिमर देखिएगा। तो पॉइंट कैलिमर भारत का और श्रीलंका का पॉइंट पेड्रो वाला जो स्थान है, या श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, उसके बीच में स्थित है ये पाक नाम की जल संधि, पाक स्ट्रेट। तो ये जो पाक स्ट्रेट है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में। और ये जो पाक जलसंधि वाला क्षेत्र है, ये किन दो जलीय भागों को जोड़ता है? तो जलसंधि, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं या पहले देख चुके हैं, जलसंधि एक ऐसी छोटी सी जलराशि होती है, एक ऐसा नैरो वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ती है या दो बड़ी जलराशियों को जोड़ती है। तो यहाँ पाक जलसंधि कौन सी जलराशियों को जोड़ रही है, कौन सी वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, वो देखिए। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये है पाक की खाड़ी। तो पाक जलसंधि जो है, पाक की खाड़ी को जोड़ रही है, पाक बे को जोड़ रही है बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। तो यदि कहीं आए, पूछा जाए कि पाक की खाड़ी, पाक जलसंधि जो है, पाक स्ट्रेट, वो किसको सेपरेट कर रही है? इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कर रही है। ज्वाइन किसको कर रही है, कनेक्ट किसको करती है? तो पाक की खाड़ी को कनेक्ट करती है बंगाल की खाड़ी से। अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है, तो पाक की खाड़ी तो आपने देख ली। यहाँ पर कुछ छोटे मोटे द्वीप हैं, उन आइलैंड्स के ठीक दक्षिण में यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी भी आपको ध्यान रखनी है, तमिलनाडु और श्रीलंका वाले भाग के बीच में है। तो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियां जो हैं, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। और जल संधि की जब बात होती है स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट का नाम क्या है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। अब ये जो पाक जल संधि वाले क्षेत्र में यहाँ ये जो आइलैंड्स है, द्वीप, इन द्वीपों को भी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो द्वीप नजर आ रहे हैं आपको, ये उनका जूम करके जो द्वीपों का है भाग, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, ये आइलैंड्स कहलाते हैं एडम्स ब्रिज, एडम ब्रिज। और ये एडम ब्रिज जो है, ये आपको एटलस में भी मिलेंगे, जो राम सेतु कहते हैं जिसको, वो वाला क्षेत्र है ये। और यहीं पर स्थित है पंबन द्वीप, धनुषकोटी, और यहाँ पर है मन्नार द्वीप। तो ये जो एरिया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एडम्स ब्रिज वगैरह कहाँ है। प्री में कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, तो ये आपको लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। और इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से तमिलनाडु वाले हिस्से में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी ह्यूमन का फेस है, और फेस में ये नोज वाला सेक्शन है। तो ये जो नोज वाला सेक्शन है, यहाँ पर स्थित है पॉइंट कैलिमर, और यहाँ ये नीचे आ जाता है श्रीलंका वाला भाग। और यहाँ जो कुछ आइलैंड्स हैं, द्वीप, उन द्वीपों में स्थित है एडम्स ब्रिज, एडम के ब्रिज नाम के द्वीप छोटे छोटे, यहाँ पंबन द्वीप और यहाँ पर मन्नार द्वीप। और इन द्वीपों के, इन आइलैंड्स के इस तरफ क्या है, मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। और इन आइलैंड्स के ईस्टर्न साइड में, पूर्वी भाग में क्या है, पाक की खाड़ी, पाक बे। और पाक की खाड़ी के आगे और पूर्व में क्या है, पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि। और पाक जलसंधि के और पूर्व में जाएंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला जो सेक्शन है पॉलिटिकल मैप में, इसको ढंग से देखिएगा, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। अब सब कॉन्टिनेंट कहते किसको हैं? कॉन्टिनेंट आपको ध्यान है कि 7 प्रमुख कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे विश्व में, पर उन कॉन्टिनेंट्स में से कोई बड़ा हिस्सा जो अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान रखता हो, अपना एक अलग ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी है, वो अगर कोई हिस्सा मेंटेन करता है तो उसको कहा जाता है उपमहाद्वीप। महाद्वीप का एक ऐसा बड़ा सा हिस्सा जिसकी अलग भौगोलिक पहचान है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल जिसकी एक अलग आइडेंटिटी है, वो होता है सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत अलग से दिखता है एशिया में। कैसे दिखता है वो भी देखेंगे कैसे दिखता है। तो देखिए एशिया के मैप में यदि आप देखें तो ये इंडिया और इंडिया के आसपास वाले कुछ एक पड़ोसी देश जो है, ये बिल्कुल पृथक है एशिया के बाकी भाग से, बिल्कुल सेपरेटेड है, नेचुरल बाउंड्री है इनके बीच में और एशिया के बाकी पार्ट के बीच में। ये प्राकृतिक सीमा बनाते कौन है? आपको पता है कि यहाँ पर उत्तर में भारत के यहाँ कुछ पर्वत है, तो ये जो पर्वत यहाँ स्थित है उत्तरी भाग में, ये पर्वत अलग करते हैं एशिया के बाकी हिस्से से भारत और भारत के आसपास वाले कुछ एक देशों को।
इसीलिए ये देश जो है ये बिल्कुल अलग से एशिया में नजर आते हैं, और इन सबको साउथ एशिया के इन छोटे मोटे देशों को, इंडिया सबसे बड़ा है इनमें, इसीलिए इस पूरे साउथ एशिया के सेक्शन को क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन नाम इसलिए दिया है क्योंकि इंडिया यहाँ पर सबसे बड़ा है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसको देखते हैं कि वो कैसे ज्योग्राफिकली अलग है या सेपरेटेड है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत बाकी एशिया के हिस्से से इसलिए पृथक है क्योंकि भारत के उत्तर में स्थित है ये पर्वत श्रेणियां जो आपको दिख रही होंगी। एक पर्वत श्रेणी का नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के अलावा भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर भी काफी सारी माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे अफगानिस्तान की है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। उसके अलावा पाकिस्तान की यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे सुलेमान, किरथर रेंज, किरथर श्रेणी। तो किरथर, सुलेमान, हिंदुकुश, हिमालय पर्वत, यहाँ पे भी हिमालय वाला भाग है, हिमालय पर्वत, और हिमालय आगे तक यहाँ तक कंटिन्यू होता है। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य जो है इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको कहते हैं पूर्वांचल। और पूर्वांचल वाले भाग के ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक पड़ोसी देश आ जाता है हमारा, जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार का जो बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट सेक्शन है, पश्चिमी भाग, वहां पर एक पर्वत है, ये जो दिख रहा है आपको, ये म्यांमार है, और म्यांमार का यहाँ पर्वत है अराकन योमा, अराकन योमा नाम का पर्वत। तो यदि आप देखेंगे तो भारत और उसके आसपास वाले देशों के ऊपर एक पूरा बाउंड्री बनी हुई है, नेचुरल बाउंड्री बनी हुई है, किससे, माउंटेन से, पर्वतों से। तो ये ऊपर से एशिया के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है ये वाला सेक्शन। और अगर हम नीचे देखें भारत का दक्षिणी भाग, तो दक्षिणी भाग में आपको सागर ही सागर नजर आएगा। तो एशिया के बाकी हिस्से से ये बिल्कुल अलग हो ही गया क्योंकि दक्षिणी भाग में सागरीय विस्तार है। अरेबियन सी या अरब सागर जो है, अरब सागर, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, और पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है, बिल्कुल सदर्न मोस्ट, यहां स्थित है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। तो देखिए नेचुरल बाउंड्री है चारों ओर इंडिया और उसके आसपास वाले देशों के, जिसकी वजह से ये पूरा सेक्शन, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा एक उपमहाद्वीप के रूप में नजर आता है क्योंकि इसकी एक अलग पृथक पहचान है, भौगोलिक पहचान है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेटेड है। नॉर्दर्न साइड से इट इज सेपरेटेड थ्रू माउंटेन रेंजेस, एंड इन द सदर्न region it is separated through seas and oceans. So therefore this whole region has separate geographical identity. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हम कहते हैं तो ये दक्षिण एशिया के कुछ देशों को सम्मिलित रूप से ये नाम दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं वो देखिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इस पर्वतों के भाग के बीच में आपको कौन कौन से देश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान, ये इंडिया है। यहाँ पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है नेपाल। इसी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एक छोटा सा देश और है भूटान। फिर पूर्वांचल के इस तरफ भारत और पूर्वांचल का ये जो हिस्सा है इसके पास यहाँ पर स्थित है बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये है श्रीलंका वाला हिस्सा, श्रीलंका वाला पार्ट भी इसी में एडेड है, श्रीलंका। उसके अलावा यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो एक हमारा पड़ोसी देश है मालदीव्स। तो ये जो देश हैं ये सम्मिलित हैं इस भारतीय उपमहाद्वीप में। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। म्यांमार इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि म्यांमार के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पर ही अराकन पर्वत है और म्यांमार का बाकी हिस्सा जो है वो बिल्कुल अराकन के पीछे रह जाता है, इसलिए म्यांमार वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कई जगह कई किताबों में आपको अफगानिस्तान भी इसका पार्ट देखने को मिलता है, बट अफगानिस्तान भी अलग हो जाता है। अफगानिस्तान का ज्यादातर भाग जो है वो पर्वत के उस तरफ है, इसलिए अफगानिस्तान को उपमहाद्वीप में जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अब जो है उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं वो देखिए। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव।
म्यांमार इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अफगानिस्तान कभी कभी जोड़ा जाता है बट वो भी रियल में देखे तो इंक्लूडेड नहीं है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी में केवल ये जो स्थल वाले भाग में जुड़े हुए देश हैं यही इंक्लूड किए गए 5 देश, जिसमें सम्मिलित है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। श्रीलंका और मालदीव को एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। बट वास्तविकता अगर देखें तो ये जो टर्म यूज किया जाता है साउथ एशिया के लिए, उसमें ये श्रीलंका और मालदीव भी एडेड होते हैं। तो ये हो गई उपमहाद्वीप से रिलेटेड चीजें। अब देखिए इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया और बेसिक जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हम देख चुके हैं। तो अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है इंडिया का। अब इस फर्स्ट चैप्टर में से सीधे एटलस में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक जो हमने पढ़ा उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये आईएएस में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय इफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? सो इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करें कि इफ इंडिया 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वहां से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजर होता है, इफ वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड एज प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री, then what is the distance between that international date line and 0 degree, which is 82.5 degree actually, and what would be the time on that particular place, like date line पे कितना समय होगा जब इंडिया को 0 डिग्री मान ले 82.5 डिग्री वाले हिस्से को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये भारत है, भारत से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसको आपको क्या कंसिडर करना है? 0 डिग्री मान लेना है। और किसका समय बताना है आपको? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि डेट लाइन तो यहीं पर होती है 180 डिग्री पे। तो इनके बीच में कितना लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है वो पता लगाना है, उसके हिसाब से आपको मेजर करना है। आपको लोकल टाइम मेजर करना आता है, स्थानीय समय गणना करनी आती है, और आपको पता है कि हर एक 15 डिग्री 1 घंटे में क्रॉस होती है, तो 15-15 डिग्री के अंतर में 1-1 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना समय में अंतर होगा और क्या है। अच्छा, क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? हाँ, तो तिथि रेखा का देशांतर पूछा है, समय नहीं पूछा है तिथि रेखा का देशांतर पूछा है कि ये अगर 0 डिग्री है तो डेट लाइन जो कि नॉर्मली 180 डिग्री ईस्ट होती है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा। ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में डिस्कस करेंगे, ये सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ ही है, फिर भी आपका नहीं निकल रहा हो तो उसको देखेंगे बाद में। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, जो पूछा गया था डेटलाइन से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड? यह भारत के लिए मानक देशांतर रखा गया है। इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड फॉर इंडिया। यस इट इज। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे 5.5 घंटे आगे है ही। दिस इज ऑल्सो राइट। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। हाँ, ये भी सही है। यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बराबर, कंसिडर दिस, नहीं करती, बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है ये। सो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, सिंपल सा है और हम कर चुके हैं तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर है दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता तथा नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एटलस से सीधे पूछे जाते हैं। जो लोग चाय पीते हुए या कैजुअली एटलस को बहुत ज्यादा देखते हैं उनको इन लोकेशंस के बारे में पता होता है, जिनमें ये जिज्ञासा होती है देखने की कि मैं देखूं तो सही, मेरा दोस्त कलकत्ता गया तो कलकत्ता है कहाँ पर, लखनऊ कहाँ पर है, या कोई भी चीज का नाम अगर आप सुनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए, यहाँ गए हुए, उस स्थान को एटलस में देखिए। देखने से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती है और उसका थोड़ा बहुत कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए कि दिल्ली से कितना दूर है या जयपुर से कितना दूर है, तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका आंसर जो है कोलकाता है। ये जो लोग एटलस ढंग से देखते हैं, जिनको लोकेशंस वगैरह थोड़ा ढंग से आती है, वो इजीली इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका नेचर वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट जो व्यक्ति अवेयर होता है, जिसने थोड़ा सा देखा हो लोकेशंस वगैरह को, वही इनको सॉल्व कर पाता है।
और अगर आरपीएससी और यूपीएससी में दोनों ही तरह के पेपर्स में आप इस तरह के क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं तो धिक्कार है, नहीं करना चाहिए ऐसा, इतना तो आना ही चाहिए कम से कम। फिर है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हैं, ये आपको कैलकुलेट करना होता है, नहीं गिने हुए भी हों तो भी उस टाइम हैंड टू हैंड आप थोड़ा सा गिन के और जो बेस्ट ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर दे सकते हो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपका एग्जाम के समय। फिर है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें बस ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इनमें से, इनसे रिलेटेड। तो जिसने ये ढंग से किया है कि कौन सी कंट्री को कौन सा स्टेट जो है छूता है या कौन सी कंट्री के बॉर्डर पे कौन से स्टेट्स हैं, वो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता है। फिर है सिक्किम से गुजरने वाले देशांतर गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से, अधोलिखित मीन्स फॉलोइंग में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम वाला जो लैटिट्यूड है और कौन से रीजन से गुजर सकता है। ये बहुत क्लोज आंसर है, जोधपुर, धौलपुर, नागौर, जैसलमेर, ये सब क्लोज हैं बहुत, बट जिसने कंपैरेटिवली थोड़ा देखा हो, जिसको पता हो कि कौन ज्यादा नॉर्थ में है, वो इसको क्लियरली कर सकता है। फिर है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। इन स्टेट्स में से, इन सिटीज में से आपको बताना था कि सबसे ईस्ट में कौन सा है। तो वही जो मैप ज्यादा देखते हैं, थोड़ा बहुत ढंग से अध्ययन करते हैं एटलीस्ट एटलिस्ट का, तो वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब आप देखिए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना था। अभी तक तो हम प्रीवियस क्लास का जो बची कुछ चीजें थी उनको डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास मेनली है भारत के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड। इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं वो पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा जो भारत आज हमें देखने को मिलता है एक साथ नहीं बना है। कुछ हिस्से इंडिया के जो हैं वो बहुत पुराने हैं, कुछ हिस्से इंडिया के बहुत नए हैं। तो नए पुराने हिस्से और जो पुराने भाग हैं वो अपरदित होकर घिसकर उनकी ऊंचाई जो है वो कम हो चुकी है, और जो नए पर्वत है जैसे हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है और नए पर्वतों का अपरदन कम हुआ है, इरोजन कम हुआ है, इसलिए उनकी हाइट ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अरावली जैसे जो पुराने पर्वत हैं वो काफी ज्यादा अपरदित हो चुके हैं, उनकी हाइट काफी कम हो चुकी है। वहीं अगर आप देखें दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, जो कि सबसे पुराना हिस्सा है भारत का, वहां पर भी अपरदित आपको चट्टानें देखने को मिलेगी, फिर भी वो पठारी क्षेत्र है इसलिए ऊंचा है। पठार के प्रायद्वीपीय पठार के, पेनिनसुलर प्लेटो के और नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन है उसके बीच में जो डिप्रेशन था उसमें धीरे धीरे नदियों ने अवसाद सेडिमेंट्स जमा किए। जो पहले कभी टेथिस सागर हुआ करता था उसमें धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा हुए हैं और उन सेडिमेंट्स के जमने से यहाँ क्या बना है, उत्तर में मैदान बना है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिलती है, बहुत डाइवर्स फीचर्स देखने को मिलते हैं। कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटो है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं छोटी हिल्स हैं। ये सब डिफरेंट फीचर्स किस वजह से हैं? बिकॉज इंडिया वॉज नॉट मेड इन वन पर्टिकुलर पीरियड, इंडिया वॉज मेड ग्रेजुअली, धीरे धीरे बना है भारत, अलग अलग काल में बना है। तो भूगर्भिक मतलब बनावट से संबंधित, संरचना से संबंधित विविधता भारत में पाई जाती है। जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, एज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। कुछ हिस्से ऊंचे हैं, कुछ हिस्से नीचे हैं, कुछ हिस्से नए हैं, कुछ हिस्से पुराने हैं। तो अगर हम भारत को देखें, सबसे पुराना जो भाग है भारत का वो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है। और नए भाग में अगर देखें तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है, हिमालयन माउंटेन रीजन, वो काफी नया है। और इन नए और पुराने भागों के बीच में यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, और ये प्लेन रीजन जो है, मैदानी क्षेत्र, ये नवीनतम है, हिमालय के भी बाद बना है, हिमालय से भी नया है। तो ये लेटेस्ट, ये सबसे नवीनतम भाग है भारत का। तो इस तरह से भारत में हर एक काल के, हर एक समय के आपको भाग मिलेंगे, और इस वजह से भारत में उच्चावच संबंधित और भौतिक लक्षणों से संबंधित विविधता है। रिलीफ फीचर्स से रिलेटेड डाइवर्सिटी है, फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड डाइवर्सिटी है इंडिया में। बिकॉज ऑफ व्हाट, किसकी वजह से? भूगर्भिक संरचना की वजह से। अब ये क्या होता है, उच्चावच क्या होता है? उच्चावच का मतलब है, रिलीफ फीचर्स का मतलब है ऊंचे और नीचे स्थान। ऊंचे नीचे स्थानों में क्या आता है? एक तो होते हैं पर्वत, माउंटेन्स, एक होती है पहाड़ियां, हिल्स, एक होते हैं प्लेटो,
पठार, एक होते हैं मैदान। तो ये डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, ऊंचे और नीचे स्थान जो है अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ये नाम जो है ये किस बेसिस पे होते हैं, जैसे हिल्स जो हैं, पहाड़ियां, ये लगभग 500 मीटर के आसपास तक जो होती हैं वो हिल्स होती हैं। फिर 500 मीटर से ऊंचे जो हैं वो पर्वत होते हैं। पर्वतों में भी अलग अलग हाइट होती है, कुछ पर्वत तो केवल 1000-2000 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, कुछ 4000, 8000, 5000 इतनी हाइट तक भी होते हैं। तो अलग अलग माउंटेन्स की अलग अलग हाइट होती है। पहाड़ियां जो हैं वो लगभग 500 मीटर तक ऊंची मिल सकती है। पठार हमें कितने भी ऊंचे मिल सकते हैं। पठार में एक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि ऊंचा भाग हो और ऊपर से जो है वो टेबल नुमा हो, मतलब ऊपर से वो फ्लैट हो, इस तरह से पर्वत जैसा शिखर ना हो, तो ऐसे होते हैं इससे पठार। तो इंडिया में कई जगह पठार भी है। और बाकी जो हिस्सा है जो बिल्कुल समतल अवसादों से, नदी के अवसादों से बना हो, रिवर के सेडिमेंट से बना हो, बिल्कुल फ्लैट और लो ग्रेडियंट वाला या कम ढाल वाला जो बिल्कुल हिस्सा है उसे कहते हैं मैदान, प्लेन्स। तो इस तरह से इंडिया में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हाइट अलग अलग रीजन की जो है वो अलग है और सब पार्ट्स अलग अलग टाइम पे बने हैं। जैसे नए ऊंचे पर्वत जो हैं वो सबसे बाद में बने, इसलिए इरोजन कम हुआ उनका। तो ये जो है, अब देखिए आप, जो मैंने बताया कि अलग अलग हाइट के क्षेत्र मिलते हैं इंडिया में, कितना % कौन सा एरिया मिलता है। तो यदि हम देखें 200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, 200 मीटर से कम ऊंचाई का मतलब है मैदानी क्षेत्र जिनकी ऊंचाई काफी कम हो। मैदान, प्लेन जो है उसमें 200 मीटर के आसपास कम ऊंचाई वाले जो मैदानी क्षेत्र हैं वो आपको 33.4% के आसपास मिलेंगे इस हाइट से नीचे वाले। उसके बाद यदि देखें तो 28% के आसपास आपको ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो 200 से 500 मीटर की हाइट वाले। अब ये 200 से 500 मीटर की हाइट वाला जो हिस्सा है इसमें पहाड़ियां भी हो सकती है, कुछ ऊंचे मैदान भी हो सकते हैं। फिर इंडिया में कुछ हिस्सा ऐसा है जिसकी 18.6% के आसपास हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट 500 से 1000 मीटर है। उसके बाद कुछ 8% के आसपास ऐसा भाग है जिसकी हाइट 1000 से 2000 मीटर के आसपास होती है। और 11% इंडिया का ऐसा हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा होती है। हिमालयन माउंटेन्स जो है, हिमालय पर्वत, उनकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा है। अगर हम ढाल की बात करें तो सबसे कम ढाल वाली, मतलब 5 डिग्री से भी कम ढाल वाले काफी हिस्से हैं इंडिया में, 33% पार्ट है। 47% पार्ट जो है इंडिया का, उसमें 5 डिग्री से लेकर और 15 डिग्री तक आपको ढाल, स्लोप मतलब ढाल देखने को मिल सकता है। उसके अलावा 20% पार्ट जो है इंडिया का वो ऐसा है जिसमें 15 डिग्री से ज्यादा ढाल आपको देखने को मिलता है। ढाल कम और ज्यादा होने से क्या होता है, अक्सर मैदानी क्षेत्रों का ढाल काफी कम होता है, पठारों वगैरह का ढाल मीडियम सा होता है, और सबसे ज्यादा ढाल किसका देखने को मिलता है, पर्वतों का देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट हाइट और डिफरेंट स्लोप्स वाले रीजन जो है इंडिया में वो है। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है। रटना क्या है, लर्न कौन सा पार्ट करना है, आपको ये याद करना है कि पर्वत कितने हैं, कितना % पार्ट पर्वत का है। 10.5% पार्ट माउंटेन्स में है। पहाड़ियां जो है 8.6% के आसपास है। पठार जो है भारत में 27.7% है। पठार काफी ऊंचे भी हो सकते हैं, जैसे भारत में लद्दाख का पठार बहुत ऊंचा है। और फिर है मैदान, प्लेन रीजन। प्लेन रीजन जो है 43.2% के आसपास है। तो इनके परसेंटेज आपको थोड़े याद होने चाहिए ताकि कहीं पर आंसर वगैरह में लिखें तो आपकी ये काम आ सके। तो ये तो हो गए अलग अलग भौतिक जो भाग है भारत में वो। तो भारत में इस तरह के पर्वत, पठार, पहाड़ियां और ये सब अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। इसी बेसिस पर इंडिया में कुछ भौतिक प्रदेश दर्शाए जाते हैं और उसमें सम्मिलित हैं 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश, 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब ये 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन से हैं वो देखिए। इनको फिजिकल डिविजन्स भी कहते हैं, भौतिक प्रदेश। तो ये भारत है, और भारत में यदि आप देखें, हिमालय पर्वतीय प्रदेश सबसे ऊपरी भाग में है। उसके बाद है उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये वाला जो पूरा हिस्सा है उत्तरी मैदानी प्रदेश का है। फिर है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पेनिनसुलर प्लेटो रीजन में, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे गुजरात का थोड़ा सा सेक्शन है, और मेघालय वाला जो प्लेटो रीजन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है तटवर्ती मैदानी प्रदेश, ये जो कोस्टल प्लेन रीजन है उसमें ये तटवर्ती मैदान है। और लास्ट जो भौतिक प्रदेश है वो है द्वीपीय समूह प्रदेश, आइलैंड ग्रुप रीजन।
तो ये 5 भौतिक प्रदेश जो हैं भारत में हैं। कई जगह आप कई किताबों में 6 भौतिक प्रदेश भी देखोगे। छठा भौतिक प्रदेश कहाँ पे दिखाया जाता है, तो वो ये वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट रीजन, जो इंडिया में वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट में। ये डेजर्ट रीजन जो है ये हम मैदानों में पढ़ेंगे, तो ये मैदानी क्षेत्र के साथ इंक्लूड करके देखा जाएगा। अगर आप दिखाना चाहें तो 6 भौतिक प्रदेश भी दिखा सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र को आप अलग से दिखा सकते हैं। अब सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है हिमालयन पर्वतीय प्रदेश या हिमालयन माउंटेन रीजन, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला भाग देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालयन माउंटेन रीजन। ये जो हिमालय पर्वत है इसका नाम ही हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन भी कहा जाता है। और ये जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है ये बना है मुख्यतः हिमालय पर्वत से, इसी वजह से इसको ये नाम भी दिया गया है। अब देखिए है कहाँ पर, तो ये स्थित है यहाँ पर भारत के उत्तरी भाग में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये 2 सेक्शंस जो है उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग भारत का, यहाँ पर ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। अब ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है और क्या इसकी विशेषताएं हैं मुख्यतः वो देखिए। तो ये एक चाप के रूप में, एक आर्क के फॉर्म में फैला हुआ इंडिया में। आर्क के फॉर्म में कैसे, ये पूरा सेक्शन, ये वाला हिस्सा, और आगे पाकिस्तान में ये इस तरह से दूसरी रेंजेस आ जाती है पाकिस्तान में यहाँ पे, और यहाँ पूर्वांचल के आगे क्या आ जाता है, अराकन योमा वाला कुछ हिस्सा, कुछ माउंटेन्स आ जाते हैं। तो ये एक ऐसे आर्क के फॉर्म में, ये एक चाप के रूप में भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत है। और ये चाप के रूप में जो फैला हुआ क्षेत्र है, कितने एरिया में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ के जो प्रमुख पर्वत है वो हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है, नए बने हुए हैं। और नए कब बने हैं, पृथ्वी के इतिहास में अगर देखें, हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो देखी है, या अभी कुछ क्लासेस में हमने नहीं भी देखी है, तो वो टर्शरी काल जो होता है जियोलॉजिकल काल टाइम स्केल में, जीटीएस में, तो टर्शरी काल काफी नवीनतम काल है। अभी क्वार्टरनरी चल रहा है, टर्शरी का मतलब है तृतीय युग, अभी चतुर्थ युग चल रहा है। तो हिमालय काफी नया है, तृतीय युग में ही बना है, चतुर्थ युग तो अभी चल ही रहा है। तो तृतीय युग में बना ये नवीन वलित पर्वत है, नया बना हुआ पर्वत है। अक्सर जो नए पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय तंत्र जो होते हैं उसका भाग है। ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम जो है वर्ल्ड का वो यही है, और इसी माउंटेन सिस्टम का पार्ट है माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। नए पर्वत जो होते हैं उनकी ऊंचाई इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनका अपर्दन कम हुआ होता है, इरोजन कम हुआ होता है। और हाइट जब ज्यादा होती है किसी माउंटेन की, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो पर्वतों का जो ऊंचा भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, और इसीलिए बर्फ से ढके पर्वतीय क्षेत्रों में कई सारे हिमनद विकसित होते हैं या हिमनद बनते हैं, ग्लेशियर्स। और ये जो ग्लेशियर्स है, जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं, इनका पानी निकलता है, तो उससे बनती हैं नदियां, रिवर्स बनती। तो ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तर में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र है। यहाँ बहुत सारे हिमनद है, और इन हिमनदों से भारत की कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। जैसे भारत में जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, इवन ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है भारत की ओर, सिंधु नदी, इंडस रिवर, ये सब प्रमुख नदियां कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत तंत्र वाले क्षेत्र से निकलती है, इस उत्तरी प्रदेश से निकलती है। तो इसीलिए ये उत्तरी प्रदेश जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, तो यदि हम इसकी निर्माण की उत्पत्ति की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की थी। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपको पता है कि 2 प्लेटों के अभिसरण से बना है हिमालय पर्वत, और 2 प्लेटों में कौन सी प्लेट्स के अभिसरण से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है उनके कन्वर्जेंस से बना है हिमालयन माउंटेन। ये हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था। पर क्या हिमालय की उत्पत्ति को, ओरिजिन को समझाने के लिए केवल एक ही थ्योरी दी गई थी? नहीं, हिमालय को समझाने के लिए, हिमालय की उत्पत्ति को, ओरिजिन को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। उसमें से 2 मेन थ्योरीज हैं जो काफी फेमस है, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक थ्योरी आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो 2 थ्योरीज जो उत्पत्ति को समझाती है हिमालय की, वो है एक तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबे।
कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत के बारे में आपको नॉलेज है, हमने डिटेल में चैप्टर किया था। तो यहाँ पर अगर देखें, हिमालय का निर्माण यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण या कन्वर्जेंस से होता है। अब कोबर जो है वो क्या बताते हैं कि किस तरह से हिमालय बना, वो उसको समझते हैं। तो कोबर के अनुसार भूसन्नति जो होती है, भूसन्नति एक ऐसा भाग होती है जिससे पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां जो हैं होती हैं। भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन कहते किसको हैं? तो कोबर का ये मानना था कि कहीं पर अगर कोई लैंड मासेस होते हैं, भूभाग, तो उन स्थल खंडों के बीच में जो सकड़े से जलराशियां होती है, नैरो जो वाटर बॉडी होती है, वो नैरो वाटर बॉडी ही क्या कहलाती है? जियोसिंक्लाइन कहलाती, जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति, भूसन्नति कहलाती। तो भूसन्नति क्या है? सकड़े से सी जो जलराशि है, सकड़ी सी, लंबी सी, और कम, इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती है, छिछले सागर होते हैं, लेस डेप्थ वाले होते हैं। तो ये जो इस तरह के सागर होते हैं उनको जियोसिंक्लाइन कहते हैं। तो कोबर का ये कहना था कि जियोसिंक्लाइन भूसन्नति जो होती है उसके दोनों तरफ जो स्थलखंड होते हैं, उन स्थलखंडों और इस जियोसिंक्लाइन के कारण कई पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे होता है वो अभी समझेंगे। पर हम क्योंकि हिमालय के हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं, तो अगर हिमालय की उत्पत्ति को डिस्कस करें तो हिमालय पर्वत जो है बना है टेथिस सागर हमने किया था। तो टेथिस भूसन्नति जो है उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। टेथिस भूसन्नति मतलब टेथिस सागर वाला जो छिछला सा सागर था, नैरो सी थी, उसकी वजह से हिमालयन माउंटेन बना है। और इस टेथिस सागर के दोनों तरफ कौन से लैंड मासेस थे या स्थलखंड थे? तो एक तरफ तो था गोंडवाना लैंड, एक तरफ था अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो हिमालय की उत्पत्ति में जो रोल प्ले किया है वो इन दो लैंड मासेस ने और इस टेथिस सागर नाम की जियोसिंक्लाइन ने किया है। अब इसको हम समझेंगे डिटेल में। तो देखिए, टेथिस जो है सागर जो है वो एक जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन जो दो दृढ़ भूभाग में के बीच में होती है, रिजिड जो मास होते हैं लैंड के, उनके बीच में जो वाटर बॉडी होती है, नैरो वाटर बॉडी, वो जियोसिंक्लाइन होती है। तो हिमालय जहां पर हमें आज दिख रहा है वहां पहले क्या हुआ करता था? टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सी थी, और उसके टेथिस सी के दोनों ओर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे। फिर ये जो दृढ़ भूखंड है, इन लैंड मासेस के ऊपर नदियां बहती, और नदियों के कारण नदियां बहकर इस सागर में गिरती हैं, इस टेथिस सागर वाले क्षेत्र में, इस नैरो सिंक्लाइन में। और जो नदियां यहाँ इसमें गिरती थी वो धीरे धीरे यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा करती थी, अवसाद जमा करती गई इस जियोसिंक्लाइन के अंदर। जब यहाँ पर सेडिमेंट्स नदी जो लेकर आ रही है वो जमा होंगे, तो धीरे धीरे अवसाद जो है वो जमते जाएंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स में अवसादी चट्टाने जो है उनमें परिवर्तित होते जाएंगे, और पानी जो है वो कम होता रहेगा, जल की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। और जियोसिंक्लाइन जो है उसमें पानी बहुत ही ज्यादा नैरो रहेगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सेडिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, पानी कम होता जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ। और जब ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए तो इन सेडिमेंट्स अवसादों के भार की वजह से दबाव पड़ा नीचे की तरफ, और ये जियोसिंक्लाइन वाला जो क्षेत्र है ये नीचे की तरफ दबने लगा या नीचे की तरफ धंसने लगा। जब ये नीचे धंसेगा तो इसके दोनों तरफ वाले जो लैंड मासेस हैं, स्थल भाग, दृढ़ भूभाग जो है, ये लैंड मासेस के ऊपर बल लगेगा और ये लैंड मासेस एक दूसरे के पास आएंगे। जब ये नीचे धंसेगा तो ये लैंड मासेस एक दूसरे के पास आएंगे, और जब ये पास आएंगे तो इनके बीच में जो सेडिमेंट्स है अवसाद, उनमें क्या होगी? वलन होगा, फोल्डिंग होगी, और फोल्डिंग से क्या बनेंगे? पर्वत बनेंगे। जब भी कभी फोल्डिंग होती है तो इनका कोबर का कहना था कि फोल्डिंग हमेशा ये जो जियोसिंक्लाइन के किनारे पर, ये जो दृढ़ भूभाग है लैंड मास, इसके किनारे पर फोल्डिंग होती है, और बीच वाला जो जियोसिंक्लाइन का एरिया है वो थोड़ा कम प्रभावित रहता है फोल्डिंग से। तो माउंटेन्स जो बनेंगे लैंड मास के बिल्कुल किनारे पर, तटवर्ती क्षेत्र पर बनेंगे जियोसिंक्लाइन के। तो ये बताया था कोबर ने। अब ये स्टेप वाइज कैसे होता है, डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। तो पहले एक छिछली जलराशि होती है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है, एक कम डेप्थ वाली शैलो वाटर बॉडी होती है। उस वाटर बॉडी में जो आसपास लैंडमास है
जिसको हम फोरलैंड कहते हैं या अग्रदेश कहते हैं लैंड मास को, उन लैंड मासेस से आने वाली नदियां सेडिमेंट्स जमा करती हैं। उन अवसादों के भार के कारण निक्षेप, मतलब अवसादों का निक्षेप हो रहा है, जमा हो रहा है, धसना होता है, धसावट आती है या नीचे सबडक्शन होता है, क्योंकि इनका बोझ, सेडिमेंट्स का जो भार है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए धीरे धीरे जियोसिंक्लाइन जो है वो नीचे की तरफ धसने लगती है। कैसे धसेगी वो देखिए, ये यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे ये दोनों लैंड मासेस है, ये जियोसिंक्लाइन है या फिर भूसन्नति है। इसमें अवसाद जमा होते गए और जमा होने से सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर हुआ, या ये जो इसका जियोसिंक्लाइन का जो तल है वो धीरे धीरे धसने लगा। तल जब धसेगा तो ये दोनों लैंड मासेस जो है ये एक दूसरे के पास आएंगे। ये कैसे होगा, तो देखिए मान लीजिए ये जियोसिंक्लाइन है। अब ये जो जियोसिंक्लाइन, ये जो हाथ से मैं बना रही हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये जियोसिंक्लाइन है। जब इसमें अवसाद जाएंगे और ये नीचे धसेगी अगर जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति, तो इसकी धसावट होने पर ये जो दोनों साइड में लैंड मासेस है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से एक दूसरे के पास आएंगे। तो ये नीचे धस रही है, इसकी गहराई बढ़ रही है और लैंड मासेस जो है दोनों साइड पे वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब ये पास आते हैं एक दूसरे के, तो दोनों के बीच में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं अवसाद, उनमें फोल्डिंग होती है और उस फोल्डिंग से बनते हैं पर्वत। तो देखिए अब ये नीचे की तरफ धसेगी, जिससे फोरलैंड जो है अग्रदेश, उन पर दबाव पड़ेगा और उस दबाव की वजह से फोल्डिंग होगी। और फोल्डिंग जो होगी केवल इन अग्रदेशों के या इन लैंड मासेस के किनारे के पास होगी। और यहाँ पे फोल्डिंग हुई, यहाँ पे फोल्डिंग हुई। बीच वाला जो हिस्सा है भूसन्नति का या जियोसिंक्लाइन का, वो थोड़ा कम प्रभावित रहता है फोल्डिंग से। तो जो वलन से, फोल्डिंग से कम प्रभावित हिस्सा रहता है वो पर्वतों के बीच में एक पठार के रूप में नजर आता है, प्लेटो के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए लैंड के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगा दोनों तरफ से, उसकी वजह से मार्जिनल रेंजेस बनी, मतलब किनारे किनारे पर पर्वत श्रेणियां बनी वलन से। और बीच वाला जो हिस्सा है उसे मीडियन मास कहते हैं, मीडियन मास या मध्य पिंड, जिसपे वलन का प्रभाव कम पड़ा है, फोल्डिंग का इफेक्ट कम पड़ा है। इस तरह का जो मध्य पिंड होता है वो किस रूप में नजर आता है पर्वतों के बीच में, पठार के रूप में। और यहाँ पर हम कौन से पठार की बात कर रहे हैं, तो हिमालय पर्वत जब बना तो हिमालय के पीछे जो कुनलुन नाम का पर्वत है चाइना का, हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के बीच में विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पठार बना, जिसका नाम है तिब्बत का पठार। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ अग्रदेशों के या ये जो लैंड मासेस हैं, इनके दोनों किनारों पर जो पर्वत बने, एक तो कुनलुन बना है चाइना का पर्वत, दूसरी तरफ हिमालय पर्वत, और उन दोनों के बीच में ये तिब्बत का पठार। तो ये जियोसिंक्लाइन थ्योरी है और उसकी ये जो स्टेप्स हैं, पहले कोई जियोसिंक्लाइन होना, भूसन्नति होना दो लैंड मासेस के बीच में, फिर भूसन्नति में अवसादों का जमाव होना, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होना जियोसिंक्लाइन में, और उस डिपोजिशन की वजह से जमाव के कारण धसना जियोसिंक्लाइन का या भूसन्नति का, और धसने के कारण अग्रदेश जो है, पास जो लैंड मासेस हैं, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है और माउंटेन्स और प्लेटो बनते हैं माउंटेन्स के बीच में। तो ये चीज जो है इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित ये दो सिद्धांत होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कोबेर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति का सिद्धांत, जो आज हमने देखा। अब हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा हमने अभी तक किया है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, टर्शियरी काल में बना है, ऊंचा पर्वत तंत्र है, हिमनद है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर जिनसे भारत की नदियां निकलती हैं। अब इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के इस रीजन के 3 भाग हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो सबसे उत्तरी भाग जो है वो तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा जो पार्ट है इसका ये है मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय तो केवल यहाँ पर इस पार्ट में है, और मुख्य हिमालय वाला जो हिस्सा है वो आपको पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत मिलेगा। कुछ अन्य देशों में भी है, जैसे नेपाल में और भूटान में भी उसका विस्तार है। तो ये मेन हिमालय वाला हिस्सा है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में जो है उसे कहते हैं पूर्वांचल। सबसे पहला जो पार्ट है ट्रांस हिमालय वाला, ये सबसे उत्तरी भाग, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं ट्रांस हिमालय में क्या क्या सम्मिलित है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है ये भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में है, और वर्तमान काल में अगर हम देखें तो भारत का जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उस हिस्से में पड़ता है ट्रांस हिमालय वाला पार्ट। भारत में तो लद्दाख में स्थित है, पर इसका ज्यादा विस्तार तिब्बत में है, और तिब्बत में ज्यादा विस्तार होने की वजह से एक्सपेंशन इसका ज्यादा तिब्बत में है, इसीलिए ट्रांस हिमालय को अक्सर कहा जाता है तिब्बतन हिमालय या तिब्बत हिमालय। तो ये तिब्बत हिमालय भी कहलाता है। अब ये जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है,
इस हिस्से के ठीक पीछे है। ये कौन सा हिस्सा है? तो अभी जैसे हमने देखा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश का ये दूसरा भाग है, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसे कहते हैं मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय या फिर मेन हिमालय। और इस मेन हिमालय के पीछे नॉर्थ में रह जाता है ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा। मेन हिमालय की खास बात यह है कि ये सबसे प्रमुख जो हिमालय नाम का जो पर्वत है वो मेनली मेन हिमालय वाले हिस्से में ही है और काफी ऊंचा है मुख्य हिमालय वाला भाग। और ट्रांस हिमालय की हाइट मेन हिमालय की तुलना में कम है। तो इसीलिए अगर देखें कि ट्रांस हिमालय नॉर्थ में है और उसके ठीक आगे की तरफ मेन हिमालय है, तो मेन हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है और ऊंचा पर्वत ट्रांस हिमालय के ठीक आगे खड़ा है। इसी वजह से जब बारिश होती है भारत में मानसून की, तो मानसून वर्षा को मुख्य हिमालय वाला हिस्सा जो है वो रोक लेता है और पीछे जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है वहां तक वो वर्षा पहुंच नहीं पाती है। तो ट्रांस हिमालय वाला जो हिस्सा है ये मुख्य हिमालय के पीछे उत्तर में स्थित है और बारिश वहां तक पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए इस ट्रांस हिमालय वाले भाग को कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन, जहां तक वर्षा नहीं पहुंच पाती। अब इस रेन शैडो रीजन में जहां पे भी रेन शैडो रीजन होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, वहां अक्सर क्या देखने को मिलेगा, बारिश नहीं हो रही है या कम हो रही है बहुत, इसका मतलब शुष्क परिस्थितियां हैं। तो एरिड कंडीशंस देखने को मिलती है इस ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में, मतलब मेनली लद्दाख वाले हिस्से में। बहुत शुष्क परिस्थितियां यदि होगी तो ज्यादा वनस्पति का विकास नहीं होगा। तो हाँ, यहाँ पे वेजिटेशन का विकास या वनस्पति जो है वो भी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो ठंडा भी है, दूसरी चीज यहाँ पे बारिश भी प्रॉपर नहीं होती है। इसीलिए ये इंडिया का कोल्ड डेजर्ट रीजन जो है, ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र, वो ट्रांस हिमालय वाले पार्ट में मिलता है। यहाँ पे वेजिटेशन ग्रोथ भी काफी कम होती है। अब ये जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं। अब वो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर वो देखिए। एक तो है काराकोरम, काराकोरम रेंज। ये केवल इंडिया वाले सेक्शन में ही नहीं है, इंडिया के साथ साथ ये आगे तिब्बत में भी फैली हुई है। दूसरी जो रेंज है श्रेणी, उसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी भी लद्दाख में और तिब्बत में दोनों में विस्तृत है। जास्कर श्रेणी जो है ये तीसरी श्रेणी है, 3rd रेंज है यहाँ ट्रांस हिमालय की, ये भी तिब्बत में फैली हुई है। तो ये 3 मेजर रेंजेस हैं। तीनों की तीनों रेंजेस जो है ये मेन हिमालय से कम हाइट रखती है, मुख्य हिमालय से कम ऊंची है। इसीलिए ये तीनों ही वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शैडो रीजन में। रेन शैडो रीजन में कोई भी क्षेत्र अगर होता है तो वहां होती है शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस। यहाँ पे भी शुष्क परिस्थितियां हैं और इन शुष्क परिस्थितियों के कारण यहाँ वनस्पति का विकास अधिक नहीं हो पाता। तो ये तो हुआ ट्रांस हिमालय का बेसिक नॉलेज। अब हम एक एक जो रेंज है इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम काराकोरम करेंगे, काराकोरम के बाद लद्दाख और फिर जास्कर श्रेणी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं काराकोरम। जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे उत्तरी श्रेणी, उसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम में यहाँ ये जो आपको पर्वत दिख रहा है या चोटी दिख रही है, पीक, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अभी इसी क्लास में हमने देखा था कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन नाम की सबसे ऊंची चोटी, ये ना सिर्फ काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक है, ये इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। हाइट कितनी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। अब ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन वाला क्षेत्र है ये इंडिया में हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, विश्व स्तर पर, तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2nd हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची और भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फिर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और 2nd हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की हाईएस्ट पीक भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ये तो हुई K2 के बारे में बात। अब अगर हम काराकोरम रेंज की बात करें तो ट्रांस हिमालय में जितनी भी दूसरी श्रेणियां आपको दिख रही हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों में से सबसे ऊंची कौन सी है, काराकोरम। सबसे उत्तर में कौन सी है, काराकोरम। सबसे ज्यादा लंबी या ज्यादा विस्तृत कौन सी है, वो भी है काराकोरम।
ये काराकोरम रेंज जो है ये आगे चलकर ऊपर यहाँ पर भारत के ऊपर पामीर का पठारी क्षेत्र है या पामीर गांठ है। पामीर का पठार है एशिया में, पामीर गांठ में जाकर मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं पामीर नॉट। तो ये जो काराकोरम रेंज है ये एशिया के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में जो पामीर नॉट वाला हिस्सा है उसमें जाकर मिल जाती है। उस हिस्से का क्या आगे वाला जो विस्तार है वो इंडिया में है। तो ये काराकोरम रेंज में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इतनी ज्यादा हाइट है काराकोरम रेंज की और इतना नॉर्थ में स्थित है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। और जब ऊंचे पर्वतों पर ग्लेशियर्स होते हैं उनको कहते हैं अल्पाइन हिमनद। तो ये जो काराकोरम रेंज है ये अल्पाइन हिमनद के लिए विख्यात है। अल्पाइन ग्लेशियर, बहुत सारे अल्पाइन ग्लेशियर्स हैं यहाँ पर। अब अल्पाइन शब्द किसके लिए यूज होता है, तो ये शायद हमने पहले भी बात की होगी। अल्पाइन का मतलब, अल्पाइन एक टर्म है जो आल्प्स पर्वत है उसके आधार पर ये टर्म बनी है। आल्प्स पर्वत यूरोप के काफी ऊंचे पर्वत है, प्रमुख पर्वत है। उसके आधार पर कोई भी चीज जब ऊंचाई पर स्थित होती है उसके लिए शब्द यूज होता है अल्पाइन। अल्पाइन वनस्पति भी हो सकती है, अल्पाइन हिमनद भी हो सकता है। किसी भी चीज के आगे अल्पाइन लगाए इसका मतलब ऊंचाई पर स्थित। तो यहाँ बहुत सारे अल्पाइन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी क्षेत्र में, और इन ग्लेशियर्स के लिए ये रेंज फेमस है। इंडिया के काफी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन हिमनद जो है उसकी खास बात अभी हम देखेंगे। तो जो ग्लेशियर्स यहाँ पर स्थित हैं हिमनद, वो कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, बतूरा, बालतोरो, बियाफो, ये सब ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज वाले रीजन में है। इनमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काफी लंबा ग्लेशियर है। 72 किलोमीटर लंबा है, लेंथ में काफी लंबा है। और लेंथ में जो है ये एशिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा हिमनद हम कह सकते हैं ग्लेशियर सियाचिन वाला जो है। सियाचिन हिमनद की एक खास बात ये भी है कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है, जहां पर अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है वॉर की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए इसको हाईएस्ट बैटल फील्ड भी कहा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि। ये जो सियाचिन हिमनद है ग्लेशियर, अक्सर ग्लेशियर से निकलती है नदियां, और इस सियाचिन ग्लेशियर से भी एक प्रमुख नदी निकलती है और उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है ये आगे चलकर, नुब्रा नदी जो है ये आगे चलकर मिलती है श्योक नदी से। श्योक नाम की एक रिवर है, और श्योक नदी जो है वो आगे चलकर मिलती है सिंधु नदी से, सिंधु या इंडस। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नुब्रा जो है वो सिंधु की ही सहायक नदी है, क्योंकि ये सिंधु से मिलने वाली एक नदी से मिलती है, इंडस रिवर से मिलने वाली एक ट्रिब्यूटरी से मिलती है। तो नुब्रा श्योक से मिलेगी और श्योक जाकर आगे किससे मिलेगी? सिंधु नदी से मिलती है, इंडस रिवर से। तो नुब्रा नदी जो सियाचिन हिमनद से निकलती है, उस नदी की जो घाटी क्षेत्र है सियाचिन हिमनद वहीं पर स्थित है, उसी वैली रीजन में लोकेटेड है। तो कहीं पर अगर आपके 2-5 नंबर में सियाचिन हिमनद के बारे में पूछा जाए तो आपको यही चीजें लिखनी है। एक तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, नुब्रा नदी इस हिमनद से निकलती है, ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, उसके साथ साथ ये एशिया की सबसे लंबा ग्लेशियर है, 72 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। और उसके अलावा आप बैटलफील्ड वगैरह के साथ साथ नुब्रा नदी के बारे में भी कुछ चीजें लिख सकते हैं उस हिमनद में के दौरान, हिमनद के जो सेक्शन है उसके दौरान। अब नुब्रा नदी को हम समझते हैं कि ये श्योक से कैसे मिलती है, किस तरह से मिलती है। तो देखिए ये श्योक नदी है जो यहीं से निकलती है, इन पर्वतीय क्षेत्रों से। श्योक नदी से यहाँ पर जो सियाचिन हिमनद है उससे निकलने वाली नुब्रा नदी आकर मिलती है यहाँ पर, और जहाँ श्योक और नुब्रा मिलती है इस एरिया में यहाँ पर स्थित है नुब्रा घाटी। तो अब देखिए श्योक से ये नुब्रा नदी मिलती है, और नुब्रा नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये है नुब्रा नदी घाटी वाला क्षेत्र। अब नुब्रा नदी घाटी वाले क्षेत्र को अगर हम देखें तो देखिए ये पूरा नुब्रा नदी घाटी वाला क्षेत्र, नुब्रा वैली रीजन। नुब्रा नदी घाटी क्षेत्र की खास बात यह है कि ये ट्राई आर्म्ड एक वैली है, त्रिभुजाकार एक घाटी है। इस घाटी क्षेत्र में ही सियाचिन हिमनद भी स्थित है। नुब्रा और श्योक जैसी प्रमुख नदियों के द्वारा ये त्रिभुजाकार घाटी क्षेत्र बन रहा है।
ये वैली रीजन जो है ट्रायंगल या ट्राई आर्म्ड कह सकते हैं, ये यहाँ पर बन रहा है। प्लस नुब्रा घाटी जो है इससे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, फ्लावर्स के लिए फेमस है और काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर नुब्रा घाटी क्षेत्र में लोग रहते भी हैं, इतनी ऊंचाई पर इतने ठंडे क्षेत्र में भी कुछ लोग जो है इस घाटी क्षेत्र में रहते हैं। तो कुल मिलाकर नुब्रा घाटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ये चीजें लिखनी है। आरएस के 2013 के क्वेश्चन पेपर में नुब्रा वैली के बारे में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था रिटन पेपर में। और अभी जो आईएएस का एग्जाम हुआ है उसमें 2020 में जो प्री का एग्जाम हुआ है उसमें भी नुब्रा वैली से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन था। सियाचिन हिमनद से रिलेटेड क्वेश्चन था। आईएएस 2020 जो अभी प्री का एग्जाम हुआ है उसमें सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। नुब्रा घाटी के ठीक उत्तर में स्थित है सियाचिन हिमनद, ये आईएएस के पेपर में आया था। और ये जो है व्हाट इज नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी क्या है, ये आया था आरएएस एग्जाम 2013 का जो मेंस हुआ था रिटन पेपर, उसमें क्वेश्चन आया था। तो जो भी हम कुछ करते हैं चीजें, उनमें से छोटी छोटी चीजें आपके 2-1 नंबर में आ सकती हैं, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपके आरएएस के मेंस में भी है, प्री में भी है, आईएएस में तो आपको करना ही है, इंडिया की नॉलेज होनी चाहिए प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी जो रेंज है ट्रांस हिमालय की, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। हम काराकोरम तो कर चुके हैं, अब बात करते हैं लद्दाख रेंज की। लद्दाख दूसरी इंपॉर्टेंट रेंज है ट्रांस हिमालय की। कहाँ पर लोकेटेड है? काराकोरम श्रेणी के ठीक दक्षिण में, बिल्कुल साउथ में स्थित है। और ये जो लद्दाख रेंज है इसका विस्तार भी तिब्बत में हुआ है। तिब्बत में जो लद्दाख रेंज वाला, लद्दाख श्रेणी वाला जो भाग है उसी को कहते हैं कैलाश पर्वत। और उसी कैलाश पर्वत के ठीक दक्षिण में है मानसरोवर झील। आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते लोग, तो ये कैलाश मानसरोवर वाला हिस्सा जो है ये इस लद्दाख श्रेणी का ही आगे विस्तार है, एक्सटेंशन है। तो अब देखिए लद्दाख श्रेणी का तिब्बत में नाम है कैलाश पर्वत। इंडिया के ठीक आगे ये तिब्बत आ गया, वहां कैलाश पर्वत नाम है। इस कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है मानसरोवर झील। अब ये जो लद्दाख श्रेणी है इसकी भी एक सबसे ऊंची चोटी है। इस ऊंची चोटी का नाम है रकापोशी, जो लगभग यहाँ स्थित। रकापोशी जो है सबसे ऊंची चोटी इसकी लद्दाख रेंज की। उसकी खास बात यह है कि विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाला जो चोटी है वो यही है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी वर्ल्ड में जो सबसे स्टीप स्लोप बनाती है पीक, वो यही है। तो रकापोशी रेंज के बारे में, रकापोशी चोटी के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। रकापोशी के अलावा यदि हम देखें लद्दाख श्रेणी और दूसरी तरफ जो काराकोरम श्रेणी है, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर नुब्रा घाटी है, जो अभी अभी हमने किया था। नुब्रा वैली इन दोनों के बीच में है यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में एक पठार भी है, प्लेटो भी है। और उस प्लेटो का पठार का नाम है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में है। जब भी कोई 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में कोई पठार होता है उसको कहते हैं अंतः पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेटो, माउंटेन्स के बीच वाला प्लेटो। 2 माउंटेन्स के बीच में अगर कोई प्लेटो रीजन होगा तो वहां तक वर्षा नहीं पहुंच पाएगी, बारिश नहीं पहुंचेगी, क्योंकि माउंटेन्स उस रेनफॉल को, वर्षा को रोक लेंगे। ट्रांस हिमालय वाले भाग जो है वो तो खुद ही वृष्टि छाया क्षेत्र में, पूरा एरिया ही रेन शैडो रीजन में। और लद्दाख वाला जो रीजन है, लद्दाख का पठार वाला क्षेत्र, वो तो और भी शुष्क हो जाता है क्योंकि वो दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो लद्दाख का जो पठारी क्षेत्र है ये बहुत शुष्क क्षेत्र है, बहुत एरिड रीजन है। एरिड होने के साथ साथ ये लद्दाख का पठार जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडिया है। हाईएस्ट प्लेटो, भारत का सबसे ऊंचा पठार। और 4800 मीटर के आसपास इसकी कई जगह हाइट जो है वो देखने को मिलती है लद्दाख के पठारी क्षेत्र की। तो काफी ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार होने के साथ साथ शुष्क भी है। शुष्क, एरिड और हाइट ज्यादा होने की वजह से ठंडा है बहुत ज्यादा, और बहुत नॉर्थ में है। तो ये ठंडा जो क्षेत्र है इसकी वजह से, ठंडा और शुष्क क्षेत्र होने के कारण ये भारत का ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट रीजन है, क्योंकि ये ड्राई भी है और ये कोल्ड भी है।
तो ये कोल्ड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। भारत का एकमात्र ठंडा जो मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट, वो ये है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है या लद्दाख के पठारी क्षेत्र में, तो आपको लद्दाख का पठार चुनना है, क्योंकि लद्दाख के पठार में भारत में सबसे कम वर्षा जो है, सबसे कम रेनफॉल, वो लद्दाख के प्लेटो रीजन में होती है। और यहाँ इस प्लेटो रीजन में एरिड कंडीशंस की वजह से, शुष्क परिस्थितियों के कारण यहाँ कई सारी लवणीय झीलें हैं। पेगोंग सो और ये सारी जो झीलें हैं वो इसी हिस्से का भाग है, इसी लद्दाख के पठारी क्षेत्र का ही भाग है। यहाँ कई सारी आपको सलाइन लेक्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो लवणीय झीलें हैं, शुष्क परिस्थितियां हैं, ठंडा मरुस्थल है, और ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। और किसके बीच में? लद्दाख और काराकोरम रेंजेस के बीच में है, इंटर माउंटेन प्लेटो है। तो ये होगी लद्दाख के पठार से रिलेटेड बात। अब देखिए, यहाँ पर एक पास भी है, इस लद्दाख श्रेणी में एक पास है, दर्रा है। पास जो होता है दर्रा, उसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयन रीजन में ला कहा जाता है, स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। तो ला जो शब्द है यहाँ पर, वो पास के लिए ही यूज किया गया। यहाँ जो पास स्थित है उसका नाम है खारदुंगला। अब ये जो खारदुंगला नाम का दर्रा है, पास क्यों बनाया जाता है माउंटेन रेंजेस में? क्योंकि पर्वत श्रेणियां ऊंची और सतत होती है, कंटिन्यूस होती है। उनके पीछे वाला जो हिस्सा है, वहां तक अगर पहुंचना है तो पर्वतों को काट कर रास्ता बनाया जाता है, उसी को कहते हैं दर्रा या पास। यहाँ जो पास है वो खारदुंगला नाम का पास है। अब इस पास के ठीक उत्तर में क्या स्थित है? तो यहाँ स्थित है नुब्रा नदी घाटी, और इसके दक्षिण में यहाँ पर सिंधु नदी घाटी और वो स्थित है। और लेह जो है, लद्दाख में लेह वाला जो भाग है वो है। तो ये दर्रा बनाया गया है ताकि लेह से जाया जा सके नुब्रा घाटी और सियाचिन हिमनद की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर रीजन वाला जो हिस्सा है, लेह से वहां जाने के लिए ये पास बनाया गया है। तो ये एक प्रमुख दर्रा है इस लद्दाख श्रेणी में, और ये कनेक्ट करता है नुब्रा घाटी को लेह से। और लेह लद्दाख से अगर सियाचिन हिमनद जाना हो, सियाचिन ग्लेशियर की तरफ, तो इसी पास को क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, ये वाला जो खारदुंगला पास है, ये हाईएस्ट विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, मतलब बाइक वगैरह यहाँ पे चलाई जा सकती है। अब देखिए, जास्कर श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की तीसरी सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, इसकी बात करते हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है ये वाली जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज जो है सबसे साउथ में होने के साथ साथ, अगर इसकी बात करें, इसमें इसके ठीक नॉर्थ से एक मेजर रिवर निकलती है, उसका नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो लद्दाख रेंज और इस जास्कर रेंज के बीच में सिंधु नदी घाटी है, इंडस रिवर वैली है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसके अलावा जास्कर रेंज में आपको कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं देखनी है। तो देखिए, सिंधु नदी इनके बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी घाटी स्थित है। तो ये हो गई ट्रांस हिमालय से रिलेटेड चीजें। तो ट्रांस हिमालय में मेन चीजें हमने डिस्कस की है। आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं ट्रांस हिमालय से रिलेटेड, तो थोड़ा आप लिख के देखिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा कि कैसे ट्रांस हिमालय में हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक एक रेंज आ सकती है, 2-2 नंबर में। काराकोरम के बारे में लिखिए 2 नंबर में, आप लद्दाख के बारे में लिखिए, जास्कर के बारे में लिखिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने आपको आज दिखाया, और आगे जो क्लासेस होंगी उनमें भी जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखेंगे मुख्य हिमालय और पूर्वांचल वाला पार्ट, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।